हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप सभी लोग ठीक होंगे। गाइस, आज के वीडियो में हम जो लास्ट वीडियो है उसी को फर्दर कंटिन्यू करेंगे, यानी सेक्शन ए के कुछ और फर्दर नेक्स्ट 5 to 6 जो मॉडरेट टू टफ लेवल क्वेश्चंस हैं उनको हम करेंगे, क्योंकि जो हमारा सीरीज़ चल रहा है 3 to 4 वीडियोज़ का, उसमें हम IIT JAM फिज़िक्स 2020 के पेपर को सॉल्व कर रहे हैं। हम सिर्फ उन्हीं क्वेश्चंस को टारगेट कर रहे हैं जो कि मॉडरेट टू टफ लेवल के क्वेश्चंस थे। तो लास्ट वीडियो में आपको शायद लगा होगा कि कुछ इजी क्वेश्चंस भी सर ने करा दिए, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन आज की वीडियो में हम ज़्यादातर फोकस करेंगे कि कुछ अच्छे टफ वाले प्रॉब्लम्स भी हम करें। सबसे पहला क्वेश्चन है ये मेरा क्वेश्चन नंबर 20, और ये सेक्शन ए का ही अभी हम कंप्लीट करेंगे आज इस वीडियो में। लाइक ज़रूर कर दीजिएगा एंड में अगर वीडियो आपको अच्छा लगे, और अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। तो इस क्वेश्चन में हमसे कह रहा है कि कंसीडर एन्युलर रीजन इन अ फ्री स्पेस कंटेनिंग यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इन द जेड डायरेक्शन स्कीमेटिकली रिप्रेजेंटेड बाय दिस शेडेड रीजन। ये जो शेडेड रीजन है इसमें मैग्नेटिक फील्ड है। पार्टिकल हैविंग चार्ज q एंड मास m स्टार्ट फ्रॉम दैट पॉइंट p a कॉमा यानी x डायरेक्शन की तरफ इन द पॉजिटिव x डायरेक्शन विद द कांस्टेंट वेलोसिटी कांस्टेंट स्पीड v। इफ द रेडियस ऑफ इनर एंड आउटर रेडियस a एंड b द मिनिमम मैग्नेटिक फील्ड सो दैट पार्टिकल्स रिटर्न टू इनर सर्कल। यानी कि क्या हो रहा है कि एक पार्टिकल है जो इस पॉइंट से स्टार्ट हो रहा है और हमें मिनिमम मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। आपको पता है कि जो रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ, क्योंकि ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, गुड क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन का जो टॉपिक है वो है मोशन ऑफ अ चार्ज पार्टिकल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। तो इस क्वेश्चन में हमें क्या कह रहा है कि चार्ज पार्टिकल इस मैग्नेटिक फील्ड वाले रीजन में मूव करेगा तो डिफ्लेक्ट तो होगा ही। क्यों? क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड जो दी हुई है हमें, वो मैग्नेटिक फील्ड सम कांस्टेंट वैल्यू इन दी जेड डायरेक्शन दिया हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है। और जो पार्टिकल मूव कर रहा है उसकी वेलोसिटी किस तरफ की ओर है, वो एक्स डायरेक्शन में है। तो फोर्स क्लियर सी बात है कि जो उसका फोर्स आने वाला है वो वाई डायरेक्शन में आने वाला है, वो भी नेगेटिव में, ठीक है, v क्रॉस b। तो यानी कि इस पर फोर्स नीचे की तरफ लगेगा और ये पार्टिकल सर्कुलर पाथ को ट्रेस करेगा, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी परपेंडिकुलर है। तो ये कुछ ऐसा सर्कुलर पाथ यहाँ पर ट्रेस करेगा ऐसे। क्योंकि मैं इसको मैक्सिमम सर्कल क्यों बना रहा हूँ, क्योंकि मिनिमम मैग्नेटिक फील्ड, और हमें पता है रेडियस ऑफ दिस सर्कुलर पाथ इज इक्वल टू mv/qb होता है। तो r मैक्स होगा तभी b मिनिमम होगा, तो हमें मिनिमम मैग्नेटिक फील्ड को ही टारगेट करना है। तो r जो होना चाहिए उस सर्कुलर पाथ का वो मैक्स होना चाहिए, इसलिए मैक्सिमम सर्कल यहाँ पर ट्रेस होगा। तो इसको सॉल्व करते हैं हम एक ऐसा ही डायग्राम बना के। नेक्स्ट स्लाइड में देखिए। स्टूडेंट्स, मैंने वैसा ही एक फिगर इस साइड बना लिया है, आप देख सकते हैं। यहाँ पर ये जो स्मॉलेस्ट सर्कल है ये सर्कुलर पाथ को ट्रेस कर रहा है, यानी पार्टिकल इस पाथ को ही ऐसे ट्रेस करेगा। हमें इसका सबसे पहले रेडियस फाइंड कर लेना है इस सर्कल का। तो इसको मैंने ज्वाइन कर दिया। ये हमें पता है ए दिया हुआ है इनर रेडियस, और ये आउटर रेडियस पूरा का पूरा बी दिया हुआ है। तो ये कितना हो जाएगा, इतना कितना हो जाएगा, इतना हमारे पास हो जाएगा b माइनस आर, क्योंकि ये तो r है, ये भी r होगा, तो b माइनस आर हो जाएगा। तो अब देखिए इस राइट एंगल ट्राइंगल में O, M और P, इन ट्राइंगल O, P, M में पाइथागोरस थ्योरम हम लगा सकते हैं। तो a स्क्वायर परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर जो होगा वो हाइपोटेन्यूस के स्क्वायर के बराबर होगा। तो ये किसके बराबर हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस 2br। तो यहाँ से आपके पास आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो गया। तो आपकी जो r की वैल्यू है वो हो जाएगी कितनी, r की वैल्यू b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर ओवर 2b। ये आपकी r की वैल्यू आ गई, यानी जो सर्कुलर पाथ यहाँ ट्रेस कर रहा है चार्ज पार्टिकल उसका रेडियस हमने निकाल लिया। अब हमें पता है कि जो रिलेशन होता है रेडियस इज इक्वल टू mv/qb होता है। तो यहाँ से जो b आएगा आपके पास वो mv/q, हमें ये दिया हुआ है, b हो जाएगा qr हो जाएगा। अब हम r की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, mv/q और r जो दिया हुआ है हमारे पास, तो जो r दिया हुआ है हमारे पास हमने यहाँ पुट कर दिया। अब हम इसको ऊपर लिख सकते हैं ऐसे, क्या, mv/2b यानी तो b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर ओवर 2b की पावर माइनस 1 ओवर q। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। यहाँ ये b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर है। तो अब हम चेक करते हैं कौन सा ऑप्शन हमारा सही बैठ रहा है, mv/q b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बाई 2b की पावर माइनस 1। तो देखिए जो करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास वो आप देख सकते हैं mv/q b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, यानी करेक्ट ऑप्शन b हो गया हमारे पास। अब हम नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ बढ़ रहे हैं। सो गाइज, ये मेरे पास अब नेक्स्ट प्रॉब्लम है। इस प्रॉब्लम में हमें क्या करना है बेसिकली कि हम कह रहे हैं कि कंडक्टिंग लूप है, कंडक्टिंग स्क्वायर लूप है जिसका साइड L है, प्लेस किया हुआ है फर्स्ट क्वाड्रेंट इन दी XY प्लेन, वर्टिसेस एट द ओरिजिन। इफ द चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड इज दिस, टाइम के साथ वेरी कर रहा है, बीटा इज द कांस्टेंट। तो यानी बेसिकली हमें एक स्क्वायर दिया हुआ है कुछ ऐसा XY प्लेन में, ऐसा कुछ स्क्वायर दिया हुआ है
हम क्या करते हैं, एक छोटा सा पहले dx dy कंसिडर कर लेते हैं, ठीक है। एक हमने यहाँ क्या कर दिया, dx dy कंसिडर कर लिया, तो एरिया का होगा बाहर की तरफ आएगा, यानी z डायरेक्शन की तरफ एरिया आएगा। तो इसका जो सोल्यूशन हो जाएगा, एरिया का जो है डायरेक्शन समथिंग वैल्यू dx मल्टीप्लाई बाई dy z में आएगा। और मैग्नेटिक फील्ड हमें दी हुई है क्या, बीटा नॉट 5zy x कैप प्लस zxt y कैप प्लस 3y स्क्वायर टी z कैप। हमें पता है मैग्नेटिक फील्ड फ्लक्स जो होती है वो b डॉट डी ए होता है, ये बेसिकली डी ए है। तो इंटीग्रेशन करना होगा हमें, डबल इंटीग्रेशन 0 से l, क्यों, क्योंकि इसका x वाला भी पोर्शन 0 से l की तरफ जाएगा और y वाला पोर्शन भी 0 से l की तरफ जाएगा। तो इसको हमें इंटीग्रेट करना, अब देखिए क्या है, dx dy जो है वो z की तरफ है, तो इसका x के साथ मल्टीप्लिकेशन 0 हो जाएगा, y के साथ 0 हो जाएगा, ओनली z कंपोनेंट आएगा, यानी कि बीटा नॉट तो बाहर हो जाएगा, 3y स्क्वायर टी dx dy, ठीक है। सो अब हमें इसको इंटीग्रेट करना है सिंपली। अब t का तो t तो कांस्टेंट है, वो बाहर आ जाएगा हमारे पास, तो ये बीटा नॉट t डबल इंटीग्रल 0 से l 3y स्क्वायर, चलो 3 भी हम बाहर ही लिख लेते हैं, और ये dx dy। अब आप इसे इंटीग्रेट काफ़ी आसानी से कर सकते हैं, तो इसको मैं अभी डायरेक्टली लिख रहा हूँ, जो हमारे पास फाई आएगा बाई पुटिंग द लिमिट्स बीटा नॉट l की पावर 4 t आ जाएगा, ठीक है। इसका इंटीग्रेशन काफ़ी आसान है, आप बस इसको इंटीग्रेट करना है तो आप एक बार y के रिस्पेक्ट में करेंगे dx, ठीक है, और फिर तो आपके पास ये आ जाएगा। अब हमें निकालना क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ। हमें पता है इंड्यूस्ड ईएमएफ जो होता है फैराडे लॉ के हिसाब से डी फाई बाई डी टी होता है, तो क्या हो जाएगा, बीटा नॉट l की पावर 4। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होने वाला है, बीटा नॉट l की पावर 4, यानी कि करेक्ट ऑप्शन इज डी। तो ये भी क्वेश्चन ज़्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं था, लेकिन इसको मैं मॉडरेट लेवल में रख रहा हूँ क्योंकि इसमें हमें लेंथ ही थोड़ा लग रहा है, पहले हमें थोड़ा एरिया एलिमेंट कंसीडर करना पड़ रहा है, फिर इंटीग्रेट करना पड़ रहा है, तो इसलिए मैंने इसको मॉडरेट लेवल पे रखा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम बढ़ रहे हैं। सो गाइस, ये मेरे पास नेक्स्ट प्रॉब्लम है, इसमें क्या कह रहा है, कंसीडर n क्लासिकल पार्टिकल, consider n classical particle at temperature T, each of which have a 2 possible energy 0 and epsilon, number of particle in the lower and the higher is। सो ये बेसिकली क्या कह रहा है, हमें क्लासिकल पार्टिकल कह रहा है। अब अगर आपने अभी तक स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स नहीं पढ़ा है तो कोई बात नहीं, मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, क्लासिकल पार्टिकल ऑलवेज मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन लॉ या मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन स्टैटिस्टिक्स, उसमें क्या होता है कि जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन दी, जो ग्राउंड स्टेट की बात हो रही है यानी जीरो वाले में, जो कि अगर मैं बोल सकता हूँ एप्सिलॉन 1 0 है, वो क्या होता है, सम नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट मल्टीप्लाई में जो आपका एप्सिलॉन 1 का जो डीजेनरेसी है मल्टीप्लाई बाय एक्सपोनेंशियल माइनस E1 बाई KT। अब हमारे E1 तो 0 दिया हुआ है, तो ये कितना हो जाएगा, A टाइम्स EG1। अगर डीजेनरेसी नहीं दी हुई तो आपको लिखना पड़ेगा वैसे ही। और जब हम बात कर रहे हैं हायर लेवल वाले पे, तो NE2 वो हो जाएगा A टाइम्स G E2, E की पावर कितना दिया हुआ है इस बार हमें, इस बार एप्सिलॉन दिया हुआ है, तो यानी कि ये हो जाएगा बाई KT। अब इसे हमें बस क्या करना है, डिवाइड करना है, क्योंकि हमें ये कितना दिया हुआ है N0 और ये दिया हुआ है NE। हमें निकालना है N0 बाई NE, निकाल लेते हैं, कितना हो जाएगा AG एप्सिलॉन 1 ओवर AG एप्सिलॉन 2, और मल्टीप्लाई इसे नीचे आ जाएगा तो ये ऊपर पहुंच जाएगा बाई KT। तो ये कैंसिल हो गया, तो क्या आ जाएगा, E की पावर एप्सिलॉन बाई KT। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होने वाला है हमारे पास, करेक्ट ऑप्शन बी होने वाला है, N0 बाई NE इज इक्वल टू E की पावर एप्सिलॉन बाई KT। KT या KBT आप कुछ भी लिख सकते हैं। तो हमारा नेक्स्ट टारगेट, नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखते हैं। सो अब हमारे पास ये दो क्वेश्चंस हैं, इनको मैंने एक ही स्लाइड में रख लिया है, पहले हम इसको सॉल्व करेंगे फिर हम इसको सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चन दोनों ही बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं और ये क्वांटम मैकेनिक्स के क्वेश्चंस हैं। इसमें कह रहे हैं द नॉर्मलाइज ग्राउंड वेव फंक्शन ऑफ अ 1 डायमेंशनल हार्मोनिक ऑसिलेटर विद फोर्स कांस्टेंट K, इतना हमें दिया हुआ है, होता ही है इतना, और हमसे पूछ रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग, यहाँ ध्यान रखिएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल आउटसाइड द क्लासिकल अलाउड रीजन। क्लासिकल अलाउड रीजन क्या होता है, क्लासिकल अलाउड जो है, क्लासिकली अलाउड रीजन क्या होता है, आपको पता होना चाहिए कि पार्टिकल की जो एनर्जी होगी, पार्टिकल की जो एनर्जी है वो पोटेंशियल से कम होती है। क्लासिकली अलाउड रीजन में क्या होता है, पार्टिकल की जो एनर्जी होती है वो पोटेंशियल से कम होता है। अब हार्मोनिक ऑसिलेटर में पोटेंशियल का क्या एक्सप्रेशन है हमें पता है, देखिए मैं पहले वाले को सॉल्व कर रहा हूँ अभी। तो जो एनर्जी है हमें पता है वो है हाफ एच ओमेगा नॉट बाई 2 इज इक्वल टू हाफ ओमेगा नॉट स्क्वायर एक्स स्क्वायर। और एनर्जी क्या होती है, एनर्जी होती है कम, यानी बेसिकली ये हमारे पास एनर्जी जो है पोटेंशियल से कम है। तो इससे क्या बदलता है, आपका ओमेगा से एक ओमेगा कैंसिल हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन एच ओवर एम ओमेगा नॉट आ जाएगा। इसका क्या मतलब हुआ, अगर आप देखते हैं तो ये 1/अल्फा के बराबर हो जाएगा, क्योंकि हमें कह रहा है अल्फा इज इक्वल टू दिस, है ना। तो ये 1/अल्फा हो गया, यानी अगर मैं इसको फंक्शन के टर्म्स में लिखूँ
तो मैं लिख सकता हूँ कि ये +1/√α होगा जब x इज़ ग्रेटर देन 0 होगा, और ये -1/√α होगा जब x इज़ लेस देन 0 होगा। इसको फंक्शन के फॉर्म में लिख लिया मैंने, ठीक है। तो अब हमें निकालना है प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ -∞ टू +∞ साई ऑफ x का स्क्वायर dx। तो ये सबसे पहले मुझे करना है -∞ टू -1/√α, और जो वेव फंक्शन दिया हुआ है देखिए हम पहले कॉम्प्लेक्स निकालेंगे और फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे इसके बिना कॉम्प्लेक्स से, तो ये 1/2 हो जाएगा, यानी √1/π e⁻∝x² dx प्लस, और ये प्लस वाले से इन्फिनिटी तक सेम यही चीज़ रिपीट हो जाएगी dx, ठीक है। अब हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। अब क्या कर सकते हैं हम, यहाँ पर ये -∞ टू, क्योंकि ये इवन फंक्शन दिख रहे हैं ना आपको अंदर, ये क्या है, ये एक इवन फंक्शन है, तो मैं इसको समराइज़ कर सकता हूँ दोनों इंटीग्रल को एक ही में। क्या कर सकता हूँ मैं, इसको मैं दोनों को समराइज़ क्या कर सकता हूँ कि 1/√α टू दी इन्फिनिटी 2 टाइम्स α/π का √e⁻∝x² dx। अब लेट कर लेते हैं हम, लेट α x² इज इक्वल टू y², ठीक है, α x² इज इक्वल टू y²। तो अल्टीमेटली आपको दिखेगा क्या कि ये √π 1 टू दी इन्फिनिटी, क्यों, क्योंकि जब आप x की वैल्यू 1/√α लिखेंगे तो 1 आएगा, इन्फिनिटी रखेंगे तो इन्फिनिटी, और ये जो टर्म है ये अब कन्वर्ट हो चुकी होगी e⁻⁻y² dy। अब इस इंटीग्रल की वैल्यू आपको निकालनी है, लेकिन जब आप ये इंटीग्रल निकालेंगे आपको एक साइड में वीडियो दिख रहा होगा, मैंने वॉल्फ्राम अल्फा पे निकाला है, तो इसकी वैल्यू तकरीबन जो आप देख रहे हैं यहाँ पर वो 15.7% के आसपास आ जाएगी, जो कि 16%। लेकिन ऑप्शन में परसेंटेज में नहीं दिया हुआ है, हम चेक करते हैं कि प्रोबेबिलिटी क्या दिया हुआ है ऑप्शन में, फिर हम उसके हिसाब से मैच करते हैं। इस इंटीग्रल को आप ध्यान रखिए। देखिए ऑप्शन में जो अगर हमें देखें तो ऑप्शन में ये वाला ऑप्शन तो इनकरेक्ट है, क्योंकि यहाँ y² नहीं आना चाहिए, ये हमारा आया है, ये तो करेक्ट है ही, बाकी दोनों ऑप्शन इनकरेक्ट है, क्योंकि हमारा कितना परसेंट आना चाहिए था, 16%, यानी 15.7% के आसपास आना चाहिए था। अब हम नीचे वाला क्वेश्चन कर रहे हैं, देखिए। सो ये क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि एक लीनियर ऑपरेटर है O एक्ट्स ऑन 2 ऑर्थोनॉर्मल स्टेट्स। ऑर्थोनॉर्मल स्टेट्स आई होप कि आपको पता होगा कि साई1 और साई2 का जो मल्टीप्लिकेशन है वो 0 होता है, और साई1 डॉट साई1 का जो होता है 1 होता है, और साई2 डॉट साई2 जो होगा वो भी 1 होगा। एज़ पर दी फॉलोइंग, O अगर साई1 पे लग रहा है तो साई2 मिल रहा है, और अगर साई2 पे लिख रहा है बन रहा है तो ये, तो हमें कह रहा है कि डिफाइंड बाई दिस द एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकालनी है, इसका ध्यान रखिएगा ये है। तो हम इसको निकालते हैं। देखिए सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, इसको लिख लेते हैं एक अच्छे तरीके से कि जो ऑपरेटर लग रहा है साई1 पे तो हमें मिल रहा है साई2, और ऑपरेटर लग रहा है जब साई2 पे तो हमें मिल रहा है 1/√2 साई1 प्लस साई2, ठीक है। और हमें जो साई दिया हुआ है वो 1/√2 साई1 प्लस आयोटा साई2। तो एक्सपेक्टेशन वैल्यू का जो डेफिनेशन होता है वो कुछ इस प्रकार का होता है कि हम इसको ऐसे कैलकुलेट करते हैं ना, सभी बेसिक किताबों में दिया होता है। तो ये 1/√2 साई1 माइनस साई2, क्योंकि हमें इसका जो ब्रा वाला वो निकालना है, साई2 डॉट 1/√2 O ऑफ साई1 प्लस आयोटा O ऑफ साई2 ओवर, जब आप इसको नीचे पुट करेंगे तो नीचे तो आप डायरेक्टली देख सकते हैं कि आपको साई और साई का मल्टीप्लिकेशन ही निकालना है, तो साई इसी को दोबारा मल्टीप्लाई करना है, तो जब आपको नीचे वैल्यू मिलेगी 1 + 0 + 1 ही मिलने वाली है। तो ऊपर जब आप सॉल्व करेंगे, ऊपर को अब आपको सॉल्व करना है तो 1/2, क्योंकि √2 मल्टीप्लाई बाई √2 2 हो जाएगा, ये साई1 माइनस आयोटा साई2 और मल्टीप्लाई में साई2 प्लस आयोटा बाई √2 और ये साई1 प्लस साई2, ठीक है। यहाँ से आप सॉल्व कर सकते हैं। जब O लग रहा है साई1 पे तो साई2 मिल रहा है, और O लग रहा है साई2 पे तो ये पूरा मटेरियल मिल रहा है, तो ये मैंने यहाँ पर लिख दिया है। और नीचे जो है हमारे पास 1 हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। इसको अब आपको रीअरेंज करना है, मल्टीप्लाई साई1 और साई2 तो 0 ही हो गया, साई1 और साई2 आपका 0 ही हो गया यहाँ पर। फिर ये साई1 और ये साई1 मल्टीप्लाई होगा तो आपको मिलेगा कितना, i/√2 माइनस आई, जब ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, प्लस 1/√2 जब ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा। इसको अब आपको रीअरेंज करना है तो 1/2√2 1 माइनस आयोटा √2 - 1, तो ये आपका आंसर हो जाएगा एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ दिस। तो ये कौन सा ऑप्शन सही है आप ध्यान रखिएगा इसको। देखिए इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो आपके पास डी वाला करेक्ट है, 1/2√2 1 - दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड द लास्ट क्वेश्चन फॉर दी सेक्शन ए, वो हम देख लेते हैं अब।
सो गाइज ये मेरे पास लास्ट क्वेश्चन है। अब बाकी जो है हमारा नेट और MSQ का वो नेक्स्ट वीडियो से हम करेंगे कि कह रहा है हमारे पास बोथ ऑपेम्स आर आइडियल, 2 ऑपेम्स हैं, दोनों के दोनों आइडियल ऑपेम्स हैं, आउटपुट बताना है कि कितना होगा हमारे पास। तो सबसे पहले हम इसमें क्या लगा लेते हैं, KVL लगा लेते हैं। उसके लिए मैंने 2 पॉइंट्स पहले कंसिडर कर लेता हूँ। देखिए ये 2 पॉइंट्स हैं हमारे पास, फिर ये 2 पॉइंट्स हैं, फिर ये 2 पॉइंट्स हैं, है ना, ये कुछ पॉइंट्स हैं। अब मैं लगा देता हूँ KVL यहाँ पर। ये थोड़ा आसान है बट मैंने इसको मॉडरेट लेवल में रखा है। तो ये V1 है, तो V1 माइनस 0 हो जाएगा, क्योंकि आइडियल है तो ये वर्चुअल ग्राउंड वाला कॉन्सेप्ट यूज़ होगा। यहाँ पर 0 है, ये ग्राउंडेड है, यहाँ पर आपको दिख रहा है ये ग्राउंडेड है, तो यहाँ पर भी 0 ही होगा। तो ये हो जाएगा V1 माइनस 0 बाई R इज इक्वल टू 0 माइनस V0 बाई 10R। अब ये कैसे लगाया मैंने, ये आप देख सकते हैं, यहाँ पर 0 है, यहाँ पर आपके पास कितना है, ये V0 है ना, ये जो है आपका V0 है। तो ये V माइनस का V0 बाई 10R दिया हुआ है इसके बीच में। अब उसके बाद क्या है, ये इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। इसको अगर मैं सॉल्व, V0 नहीं है, V3 है, सॉरी V3 दिया हुआ है ना, यस ये V3 है। ये जो है ये V3 है, यहाँ पर लिखा नहीं है लेकिन ये V3 है बेसिकली, ठीक है। ये क्या है, V3 है आपके पास। तो ये V3 बाई 10R हो जाएगा। और फिर उसके बाद जब आप यहाँ से सॉल्व करोगे तो जो V3 की वैल्यू आएगी वो माइनस 10 टाइम्स ऑफ V1 आ जाएगा। अब हम दूसरे वाले में लगाते हैं। देखिए यहाँ से यहाँ तक के लिए लगाते हैं, यहाँ से यहाँ तक के लिए लगाएंगे तो आपके पास आएगा V3 माइनस 0 बाई 5R इज इक्वल प्लस V2 माइनस 0 बाई R इज इक्वल टू 0 माइनस का V0, मतलब आउटपुट ओवर 10R। यहाँ पर लगाया है V3 माइनस का। अब आपको इसके सॉल्व करना है, 2 टाइम्स ऑफ V3 प्लस 10 टाइम्स ऑफ V2 इज इक्वल टू माइनस ऑफ V0। फिर यहाँ पर V3 की वैल्यू आप पुट कर दीजिए। V3 की वैल्यू कितनी थी हमारे पास, V3 की वैल्यू माइनस 10 टाइम्स ऑफ V1, तो माइनस 20 टाइम्स ऑफ V1 प्लस 10 टाइम्स ऑफ V2 इज इक्वल टू माइनस का V0। तो V0 कितना आ गया, 20 V1 माइनस का 10 V2। देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही है, 20 V1 10 V2, यानी कि करेक्ट ऑप्शन इसका D है। करेक्ट ऑप्शन जो है इसका ये D है। तो ये हमने आज की वीडियो में भी 5 to 6 प्रॉब्लम्स करे हैं जो कि मॉडरेट टू टफ लेवल आपको लग सकते हैं। मैंने अपने हिसाब से आपको सबसे ईजीएस्ट वे में समझाने की कोशिश करी है और आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। तो लाइक ज़रूर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करिए, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जो कि हम MSQ और नेट के क्वेश्चंस भी करेंगे, और भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं हमारे पास, एटलीस्ट 22 क्वेश्चंस हैं। फिर हम फर्दर TIFR और जेस्ट के क्वेश्चंस भी करेंगे। सो ख्याल रखिए अपना। गुड बाय स्टूडेंट्स, टेक केयर।